Class 12, today we will start a new topic, that is current loop as magnetic dipole. Current loop किस तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है. देखो, when current flows through a very small plain loop of the wire, अब जब भी करंट एक स्मॉल प्लेन लूप ऑफ वायर में से फ्लो करता है तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है. और वो किस तरीके से हम बता सकते हैं कि वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा. फेस एट विच द करंट फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज, जिस फेस से करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होगा वो पोल नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा. और जो फेस करंट जिसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा जिस फेस से, उस फेस को हम बोलेंगे साउथ पोल. ये हम इस तरीके से भी बता सकते हैं. ये आपका साउथ है, ये आपका एन है, नॉर्थ का एन. अब यहाँ से अगर हम एस बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं, ये एरोज़ लगा देते हैं. तो अब यहाँ पर देखिए, ये अगर हम इस तरीके से इसको मूव करवाते हैं, एरो इस तरीके से मूवमेंट करते हैं तो ये आपकी क्लॉकवाइज है. तो यहाँ से ये हम बता सकते हैं कि एस शेप जब हम इस तरीके से उसको सर्कल बनाते हैं तो ये क्लॉकवाइज शेप बन रही है इसकी. तो इसका मतलब जिस साइड करंट आपका क्लॉकवाइज मूव करेगा वो आपका पोल साउथ पोल माना जाएगा. और जिस तरफ से आपका एन इस तरीके से है तो हम इस तरीके से इसको यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और इस तरीके से ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. तो इसका मतलब जहाँ से करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो हम कहेंगे कि दैट साइड इज़ बिहेव्स एज अ नॉर्थ पोल. अब इस तरीके से एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को हम एम से डिनोट करते हैं एंड एम इज़ इक्वल टू आई ए. मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द एरिया. इफ़ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप देन एम इज़ इक्वल टू एन आई ए. मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को एम से डिनोट करते हैं. प्रोडक्ट इज़ करंट एंड एरिया का प्रोडक्ट होता है. और अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं लूप के अंदर देन एम इज़ इक्वल टू एन आई ए. और ये एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है. इसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द लूप एंड हम इसकी डायरेक्शन को राइट हैंड पाम रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं. इट्स यूनिट इज़ एम्पियर मीटर स्क्वायर और यू कैन से दैट द जूल पर टेस्ला. एम्पियर आपका करंट का यूनिट होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है. तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इज़ द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि किस तरीके से हम बार मैग्नेट और सोलेनॉइड को कंपेयर कर सकते हैं, कि किस तरीके से जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. तो इसको हम टू मेथड से प्रूव कर सकते हैं, बाय क्वालिटेटिव मेथड से और एक बाय क्वांटिटेटिव मेथड से. तो क्वालिटेटिव मेथड जो है ये आपने 10th स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है. इसके अंदर क्या होता है, क्वालिटेटिव मेथड के अंदर सबसे पहले तो हमें ये पता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं दे आर द सिमिलर. द एंड एट विच द करंट इज़ फ्लोज एंटी क्लॉकवाइज, उस एंड को हम किस तरीके से बिहेव करवाते हैं, नॉर्थ पोल की तरह. और जहाँ से करंट आपका क्लॉकवाइज फ्लो करता है वो पोल आपका साउथ पोल माना जाता है. अब जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है उसे हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं. जब भी एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं इट ऑलवेज अलाइन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. और जब टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड्स एक दूसरे के पास लेकर आते हैं एक दूसरे को, तो वो क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं एंड रिपेल ईच अदर लाइक अ बार मैग्नेट. बिल्कुल इस तरीके से हम कह सकते हैं कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि बार मैग्नेट में भी होंगी और सोलेनॉइड में भी होंगी. और जब एक सोलेनॉइड को हम टू पार्ट्स में कट करते हैं तो हर पार्ट मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा. अपने आप ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट हो जाएंगे, यानी मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट. उसके बाद जो डिफ्लेक्शन है मैग्नेटिक नीडल की, जो डिफ्लेक्शन होती है मैग्नेटिक नीडल की वो बिल्कुल सिमिलर होती है टू द डिफ्लेक्शन ड्यू टू अ बार मैग्नेट. तो इस तरीके से एक बार मैग्नेट जो है, एक जो सोलेनॉइड है वो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. अब सबसे बड़ी बात ये है कि सोलेनॉइड के क्या एडवांटेजेस हैं. अगर हम बार मैग्नेट की जगह सोलेनॉइड को यूज़ कर लें तो उसके ऊपर क्या एडवांटेजेस हैं. इसमें क्या होता है, जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द करंट. लेकिन बार मैग्नेट में हम ऐसा नहीं कर सकते. तो
इसके अंदर हम जैसे जैसे करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज़ को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी इसका एडवांटेज है कि जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की उसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो वैल्यू ऑफ द करंट को चेंज करके हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ा घटा सकते हैं और इसकी डायरेक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द current. So these are the advantages of the solenoid over bar magnet. Now come to the qualitative method. Qualitative method के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम शो कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक एक्सियल लाइन, एक सोलेनॉइड है, दिस इज द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द सोलेनॉइड इज जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ ए बार मैग्नेट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक सोलेनॉइड कंसीडर करते हैं और एक सोलेनॉइड जिसकी लेंथ कितनी है 2L है, 2L लेंथ का हमने एक सोलेनॉइड कंसीडर करना है। अब यहाँ पर इसकी रेडियस जो है वो R है। लेट हम मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है इसके अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स इसके अंदर कितने हो जाएंगे, जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स इन दिस केस विल बिकम्स, n को अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं और n स्मॉल n है, दीज आर द नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और टोटल लेंथ कितनी है 2L है। सो टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स विल बिकम्स n इंटू 2L। उसके बाद लेट सपोज करते हैं I करंट जो है वो इसके अंदर फ्लो कर रहा है सोलेनॉइड के अंदर। अब हमें फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द सोलेनॉइड। अब ये P पॉइंट जो है, लेट सपोज करते हैं कि इस सोलेनॉइड के सेंटर पॉइंट से, इस सोलेनॉइड के सेंटर पॉइंट से ये कितना डिस्टेंस है, d डिस्टेंस सेपरेट है। हम एक यहाँ पर एक छोटा सा एक सर्कुलर एलिमेंट सपोज कर लेते हैं सोलेनॉइड के अंदर जिसकी थिकनेस dx है और वो इस सेंटर वाली लाइन से, सेंट्रल लाइन से x डिस्टेंस पर है। फ्रॉम द सेंटर से ये x डिस्टेंस पर है। तो उसके बाद अब नंबर ऑफ़ टर्न्स इन दिस एलिमेंट, सिर्फ इसी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ़ टर्न्स कितने हो जाएंगे, n dx। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट के ऊपर इसी सर्कुलर एलिमेंट की वजह से कितनी होगी, dB इक्वल टू म्यू नॉट n I होता है, n यहाँ पर आपके कितना है n dx है, तो n dx I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स स्क्वायर एंड 3/2। अब इस केस के अंदर देखिए कि अगर ये डिस्टेंस d वेरी वेरी लार्ज हो जाता है L से, ये अगर टोटल डिस्टेंस L है, ये सेंट्रल लाइन है, ये सेंटर लाइन है, तो ये इतना डिस्टेंस L है। अगर ये जो टोटल D डिस्टेंस है, अगर ये L से बहुत ज़्यादा लार्ज होने का मतलब हो गया कि P पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर है सोलेनॉइड से, तो इसका मतलब ये D जो है वो x से भी ग्रेटर होगा बहुत ज़्यादा। तो उस केस में ये जो D माइनस एक्स फैक्टर है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू D। उसके बाद अगर हम ये कहें D इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन R, रेडियस से भी बहुत ग्रेटर है, तो R स्क्वायर इसके अंदर हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आपके पास सिर्फ रह जाएगा म्यू नॉट n dx I r स्क्वायर अपॉन 2d क्यूब रह जाएगा। सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, दिस इज़ dB, ये तो सिर्फ एक सर्कुलर एलिमेंट की वजह से था, और अगर हमें टोटल फाइंड आउट करनी है तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। म्यू नॉट n I r स्क्वायर 2d क्यूब, ये तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, सिर्फ आपको इंटीग्रेशन dx का फाइंड आउट करना होगा, व्हिच लिमिट इज़ -L टू L। नाउ अप्लाइंग द लिमिट्स एंड सॉल्व द इंटीग्रेशन। तो जब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन x होता है -L टू L, अप्लाइंग द लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट L प्लस L, तो ये इट विल बिकम्स 2L अपॉन 2d क्यूब। हम यहाँ से 2 और 2 से आपस में कट ना करके हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे, इस फॉर्मूले को 2 पाई से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 पाई से डिवाइड कर देते हैं, तो म्यू नॉट n और ये वाला n और ये 2L इसको एक ब्रैकेट में प्लेस करते हैं, पाई और ये r स्क्वायर इसको एक ब्रैकेट में प्लेस करते हैं और I अलग, नीचे 4 पाई d क्यूब, म्यू नॉट n इंटू 2L, दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सर्कुलर कॉइल, तो ये हो गया 2n, पाई r स्क्वायर एरिया है, I करंट है, सो म्यू नॉट 2n a I अपॉन 4 पाई d क्यूब। हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हम इस फॉर्मूले को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की फॉर्म में शो कर सकें। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के फॉर्म में कैसे हो गया, अब ये जो n a I है ये क्या है आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m अपॉन
d cube. तो this expression is same as for the bar magnet. So by this expression अगर ये बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह ही फाइंड आउट हो रहा है तो अब हम कह सकते हैं कि एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. Now come to the next topic, Earth's magnetic field and its causes. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है? देखो, व्हेन ए बार मैग्नेट, जब भी किसी भी एक बार मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं, इट ऑलवेज रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये हमेशा अलाइन हो जाती है. अब ये बिल्कुल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरह बिहेव करता है. अगर मैग्नेट, इफ़ द मैग्नेट डिस्टर्ब्ड, अगर मैग्नेट को हम डिस्टर्ब कर देते हैं, देन इट अगेन रिटर्न्स टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रेजेंट अराउंड द अर्थ, और यू कैन से दैट ए ह्यूज बार मैग्नेट इज़ लाई अलोंग द डायामीटर ऑफ द अर्थ. इसका मतलब नॉर्थ पोल ऑफ दिस मैग्नेट लाई इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ पोल है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. और जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की दैट इज़ 10⁻⁻⁴ टेस्ला. अब बात करते हैं कि ये किस तरीके से कॉज होता है, कैसे कॉज होता है. एक मोल्टन चार्ज मेटेलिक फ्लूइड होता है हमारी अर्थ के कोर के अंदर. उसकी जो रेडियस होती है दैट इज़ अबाउट 3500 किलोमीटर. और दिस फ्लूइड जो होता है दैट रोटेट्स विद द अर्थ, ये भी अर्थ के साथ साथ रोटेट करता है, एंड एक करंट लूप फॉर्म करता है अर्थ के कोर में. ये जो करंट, दीज करंट लूप प्रोड्यूस अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. हमारे अर्थ के कोर के अंदर एक मेटेलिक फ्लूइड होता है, मोल्टन चार्ज मेटेलिक फ्लूइड होता है, जिसकी रेडियस ऑफ द कोर, जो रेडियस ऑफ द कोर होती है वो 3500 किलोमीटर होती है. और ये जो फ्लूइड होता है अर्थ के साथ साथ रोटेट करता है और एक करंट लूप फॉर्म करता है अर्थ के कोर में. और इसी करंट, यही जो करंट लूप होता है फिर यही प्रोड्यूस करता है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड को. और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है उसके लार्ज नंबर ऑफ आयंस होते हैं आयनोस्फीयर के अंदर, और ये जो आयंस होते हैं दैट ऑल्सो रोटेट विद द अर्थ एंड फॉर्म ए करंट लूप. और इसी रीज़न की वजह से भी, इन्हीं 2 रीजन्स की वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है.